हेलो दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं 13 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम लोग देखेंगे, एक कोट है वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उनके द्वारा दिया गया कोट है। म्युनिसिपल फिनेंस के रिगार्डिंग एक आर्टिकल था, डाटा ऑन जुडिशियरी और मेडिएशन बिल। ये तीन आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है, जबकि यूथ्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। बाकी एक और जो मॉडल आंसर हम लोग, जो कल का क्वेश्चन था हमारा, उस पे हम लोग बात करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का कोट। ये कोट दिया गया है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये कहते हैं कि वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड अ फ्यूचर फॉर आवर यूथ, बट वी कैन ऑलवेज बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। ये एक राष्ट्रपति के तौर पे कह रहे हैं कि कंट्री जो है अपने सारे यूथ के फ्यूचर को नहीं बना सकती, लेकिन कंट्री अगर चाहे तो सारे यूथ को फ्यूचर के लिए बना सकती है, मतलब फ्यूचर के लिए उसको तैयार कर सकती है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आए तो यूथ उसको फेस करने में सक्षम हो। मतलब उसको इतना इंपावर किया जा सके, उतना उसका हेल्थ बेहतर हो, उतना उसका एजुकेशन अच्छा हो, कोई भी चेंजिंग सिचुएशन हो रहा हो तो उसमें वो ढल सकने के लिए पहले से तैयार हो। तो ये एबिलिटी उसमें डेवलप की जा सकती, किसी परिस्थिति में वो सरवाइव करे। तो ये काम कंट्री का है। ये नहीं कि आप उसके लिए टोटल का टोटल फ्यूचर ही बना के दे दे, उसको घर दे दे, गाड़ी दे दे, पैसा दे दे, ये वाली बात नहीं। आप वो अर्निंग कैपेसिटी वो खुद में डेवलप कर ले, उसके लिए आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आज का कोट है। तो हम लोग चलते हैं। इसके बाद फिर जो पहला आर्टिकल है हमारा, उसके ऊपर पहला आर्टिकल द हिंदू से लिया गया, म्युनिसिपल फिनेंस के रिगार्डिंग है। ये एक स्टडी आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। उन्होंने स्टडी किया है, करीब 80 यूएलबीज हैं 24 स्टेट्स के अंदर में, मतलब 24 स्टेट में मात्र 80 एलबी को ही उसको कवर किया है, बाकी पूरे लार्ज स्केल पे नहीं गया है। और जो पीरियड इन्होंने कंसीडर किया है 2012-13 से 2016-17, ये पीरियड उन्होंने एनालाइज किया है। तो इस एनालिसिस का मेन मकसद क्या है कि म्युनिसिपैलिटीज, जो कि आपको 1992 में ही आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत में उनको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया, संवैधानिक जो स्थिति है उन्हें प्राप्त हो गई। लेकिन अभी भी जो 3F वाला जो प्रॉब्लम आता है, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, तो जो फंड वाला प्रॉब्लम है वो इस स्टडी में देखा गया, उसको डिस्कस किया गया है कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है। ये पावर्ड वालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट एक पार्ट है। फिर हमारा GS2 में भी हेल्प करेगा, वहां पे भी 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट पार्ट ऑफ सिलेबस है। तो इनका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, जो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनका अपना खुद का जो रेवेन्यू अर्न करते हैं वो मात्र 47% है। मतलब उनका जो टोटल रेवेन्यू उनको मिल रहा है उसके आधे से भी कम है। ये एवरेज निकाला गया है, उसमें भी वेरिएशन है। काफी सारे वैसे यूएलबी हैं जिनका कि बहुत ही नेग्लिजिबल अपना रेवेन्यू है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये। तो इससे क्वेश्चन ये आता है कि ये रेवेन्यू लाता कहां कहां से, यूएलबी को रेवेन्यू मिलता कहां कहां से है। तो ये पार्ट ये वाला है कि इनको रेवेन्यू, सबसे पहले जो उनका टैक्स वाला जो पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स कहां कहां से उठाते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, ये वाला चीज हो गया। उसके बाद फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, यूजर चार्जेस जो वाटर सप्लाई करते हैं, वो सारा कुछ जो भी वो सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं उनके साइड से, उनके लिए जो चार्ज लिया जाता है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आएगा यूएलबी का। फिर बिल्डिंग के लिए लाइसेंस चाहिए, बिल्डिंग का नक्शा पास करवाना होता है, तो ये सारा कुछ जो परमिशन है उसके लिए जो चार्जेज हैं वो। फिर ट्रेड लाइसेंस है, उस एरिया में कोई भी ट्रेड अगर चल रहा है तो यूएलबी से उसका लाइसेंस मिलेगा। फिर अगला जो मेजर सोर्स है वो है इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर, जो सरकार की साइड से पैसा यूएलबीज को दिया जाता है। ये सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा दिया जाता है। सेंटर के द्वारा जो फिनेंस कमीशन बनता है उससे दिया जाता है, और सेम स्टेट फिनेंस कमीशन हर स्टेट में बनाया जाता है। उसके थ्रू पैसा का वो लोग रिकमेंडेशन देती हैं, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे स्टेट्स जो है यूएलबीज को पैसे ट्रांसफर करती हैं। तो ये इस पे एक डाटा है
जहां की ठीक किया जा सकता है चीज को, वो एक डाटा ये है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है इंडियन अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा, वो जीडीपी का मात्र 0.15% है, जबकि यही डेवलपिंग कंट्रीज और अदर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ये 0.6% ऑफ जीडीपी है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये अप टू 1% ऑफ द जीडीपी तक जाता है। तो यहां पे दिखता है कि स्कोप है इंप्रूवमेंट का, यहां पे इंप्रूव अगर करें तो अर्बन लोकल बॉडीज का फाइनेंस बेहतर किया जा सकता है। तो ये एक एरिया यहां हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। फिर आते हैं दूसरे पे। दूसरा पोर्शन है आपका आईजीटी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर, जो सेंटर और स्टेट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये अर्बन लोकल बॉडीज का करीब करीब 40% जो रेवेन्यू है वो इनका इसी साइड से आता है। लेकिन इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। सरकार कितना पैसा देने वाली है वो यूएलबीज को एडवांस में नहीं पता होता है, जिसके बेसिस पे क्या है कि वो कुछ भी प्लान नहीं कर सकते हैं कि हम लोग ये योजना आगे एग्जीक्यूट करेंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि पता नहीं है उन्हें कि कितना पैसा मिलने वाला है। और एक डेटा और है कि जो यूएलबीज को इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर से पैसा दिया जा रहा है वो 0.5% ऑफ द जीडीपी है, जबकि जो इंटरनेशनल एवरेज है वो 2 to 5% के आसपास है। तो यहां पे भी पैसा बढ़ाया जा सकता है। फिर अगला जो स्टडी में ऑब्जर्वेशन पाया गया वो ये है कि जो लार्ज सिटीज हैं उनके लिए टैक्स रेवेन्यू लार्जेस्ट सोर्स है, लेकिन स्मॉल सिटीज ज्यादातर वो इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रांसफर है, जो सरकार की साइड से पैसा दिया जाएगा, उसी पे वो निर्भर कर रही हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। जो एसेट बन गया है, रोड बन गया है, नाली बन चुका है, तो उसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जो उसका खर्च आता है वो धीरे धीरे दिख रहा है कि बढ़ रहा है। वो जरूरी भी है, क्योंकि ऑपरेशन मेंटेनेंस में अगर जब तक खर्च नहीं किया जाएगा तब तक प्रॉपर एसेट का यूटिलाइजेशन ही नहीं किया जा सकता है। तो ये खर्च तो बढ़ रहा है, लेकिन ये अभी भी एडिक्वेट नहीं है। यहां पे और भी जरूरत है और फंड यहां पे खर्च किया जाना चाहिए, ताकि बेहतर जो सिविक एक्सपीरियंस है उस एरिया में वो लोगों को मिले। फिर आते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स इस स्टडी में गिना दिया गया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसको ठीक कैसे करेंगे। तो ये ठीक करने का तरीका, सबसे पहला जो इन्होंने दिखाया कि प्रॉपर्टी टैक्स काफी कम आता है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे? अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें, जीआईएस मैपिंग और जीपीएस का यूज करके हम लोग प्रॉपर्टी का टोटल जीआईएस मैप रहे हमारे पास कि इस एरिया में इतना प्रॉपर्टी है, उसका कितना फ्लोर है, वो अगर 3D मैप हर यूएलबी के पास उस एरिया का अगर मिल जाए तो उस हिसाब से वो टैक्स एस्टिमेशन कर सकती है, और कलेक्शन में भी इसको मदद मिलेगा। वो कलेक्शन में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं, किस एरिया से कलेक्शन आ रहा है, किस एरिया से नहीं आ रहा है, उसका डाटा आपके पास मिलेगा। उसके बेसिस पे आप टारगेटेड जो मैसेज डिलीवरी है यूएलबी वो कर सकती है कि किस एरिया में पैसा नहीं आ रहा, तो आइदर इंसेंटिवाइज करके उनको थोड़ा बहुत टैक्स में रिबेट देते हुए उनसे टैक्स लिया जा सकता है। ये चीज हो गई। फिर अगला जो सजेशन है वो ये है कि जो आईजीटी है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफर, उसमें स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी लाई जा सकती है। एक तरीका ये है कि जो जीएसटी है, ये हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था, जो विजय केलकर जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया था, उसमें उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म रेट जीएसटी का 12% रखा जाए, 12% में 10% सेंटर और स्टेट अपने पास रखे, जबकि 2% यूएलबीज को ट्रांसफर किए जाए। तो इससे प्रेडिक्टेबल होगा, बिल्कुल यूएलबी को पता होगा कि कितना पैसा मिलने वाला है। 2% वो कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बना सकता है, उसको ग्राउंड पे लेके आ सकता है। तो इस आर्टिकल में इतनी ही बातें थी। हम लोग चलते हैं अब अगले आर्टिकल पे। ये हमारा टेक्स्ट और कंटेक्स्ट जो सेक्शन होता है द हिंदू में, उसमें था। उसमें जुडिशरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा डाटा यहाँ पे हमारे पास इस आर्टिकल में दिया है, जिसको डायरेक्टली बिल्कुल रॉ डाटा है। जुडिशरी का प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है तो उसमें इस डाटा को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग चलिए डाटा देखते हैं। तो जो पहला डाटा दिया गया था वो ये था कि जो लोअर कोर्ट्स हैं इंडिया में, उसमें करीब करीब 4.18 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और जिसमें उसका 25% 5 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग है। और अगर पेंडेंसी पर लाख पॉपुलेशन से देखा जाए, उस एस्पेक्ट पे हम लोग देखें तो 3068 पेंडिंग केसेस पर लाख पॉपुलेशन, ये पेंडेंसी है। तो आइदर आप टोटल केसेस पेंडेंसी वो याद करके रखें या फिर ये वाला डाटा याद करके रखें। जुडिशरी का रिलेटेड कोई भी डाटा अगर आता है तो हम लोग इसको कोट कर सकते हैं।
फिर वैकेंसीज की बात करें तो स्टेट वाइज इसने इस आर्टिकल में दिया गया था, तो स्टेट वाइज कहीं पे कोट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से जो हाईएस्ट है वो हम लोग याद रख लेंगे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो लोअर कोर्ट्स हैं वो यूपी में है, करीब 30% ऑफ द सैंक्शन स्ट्रेंथ वो वैकेंट है। फिर अगला जेल ऑक्यूपेंसी, जेल में कितने लोग अभी हैं। तो जेल ऑक्यूपेंसी जो है मोर देन 100% 17 स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है। यूपी में हाईएस्ट है 177%, मतलब कि अगर 100 आदमी को जेल में रखने की जगह यूपी में है तो वहां पे उस जेल में 177 आदमी वहां पे अभी हैं। तो ये जेल की खराब कंडीशन को भी दिखाता है। अगर ज्यादा आदमी होंगे तो मैनेज कर पाना मुश्किल होगा जेल के लिए। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला डाटा क्या दिया गया है, जज पॉपुलेशन रेशियो, कि यूपी में जो है जो जज पॉपुलेशन रेशियो है 1.13 लाख आबादी पे एक जज है, जबकि तेलंगाना में 1.08 लाख आबादी पे है और वेस्ट बंगाल में 1.03 लाख पे। बिहार में यही डाटा एक जज जो है हर लाख पॉपुलेशन पे है। तो ये जज पॉपुलेशन रेशियो भी काफी पुअर है, उसको दिखाता है। अगला डाटा देखते हैं कि अंडर ट्रायल्स कितने हैं। अंडर ट्रायल क्या होता है कि उनको अभी सजा नहीं दी गई है, उनको पकड़ा गया है, किसी केस में एक्यूज्ड हैं वो, उन पे आरोप लगा हुआ है लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है, तो उनको भी जेल में रखा गया है। तो ये जो डाटा है इसमें यह दिखाया जा रहा है कि सन 2010 में जो अंडर ट्रायल का परसेंटेज था जेल में वो 65% था, जो कि बढ़ के 2020 में 76% है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर जो है फास्टर रिजोल्यूशन हो केसेस का तो अंडर ट्रायल्स का नंबर घटेगा, या तो उनको कन्विक्ट किया जाएगा या फिर उनको मुक्त किया जाएगा, बाहर फ्री कर दिया जाएगा। तो ये केसेस अगर फास्टर एग्जीक्यूशन होता है तो इस पे काम हो सकता है। तो ये इसमें यही डाटा था, तो ये हम लोग डायरेक्टली कैरी कर सकने वाला डाटा है। और ये सारा डाटा आप लोग जुडिशियरी के संबंधित कोई भी प्रश्न आता है उसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, उसको बिल्कुल फोटो डायग्राम दिखाते हुए जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में अगर आप यूज करें तो वो बेहतर, क्योंकि जो दिखेगा उसी पे मार्क्स आपको मिलेगा, तो इसकी विजिबिलिटी पे ध्यान रखना है। ये आर्टिकल था आपका इंडियन एक्सप्रेस में, यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। कल हम लोगों ने यूएन का वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट देखा था और उसी लाइन पे हमारा रिपोर्ट आया है यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट। ये हमारे ही मिनिस्ट्री जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। और जो इसमें यूथ को डिफाइन किया गया है कि यूथ किसको माना जाए, तो यूथ जो है सरकारी आंकड़ों में 15 से 29 साल के एज ग्रुप में जो लोग आते हैं उनको यूथ कंसीडर किया जाता है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है 15 से 29 वाला एज ग्रुप, वर्किंग एज नहीं, यूथ वाला, तो 15 से 29 वाला जो परसेंटेज है वो हमारा धीरे धीरे गिरने वाला है। तो ये दिखाता है कि 15 से 29 अब जो वर्किंग एज वाला है उसमें वो शिफ्ट करेगा और वो शिफ्ट फिर ओल्ड एज की ओर बढ़ जाएगा। तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पे ये धीरे धीरे अभी शिफ्ट हो रहा है वर्किंग वाले में, वर्किंग से फिर वो ओल्ड एज में शिफ्ट करेगा। तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीरियड यही रहेगा, अभी जो कंटिन्यू चलता रहेगा, धीरे धीरे उसमें भी कमी आने का ये सिंबल है। तो 2021 में जो है 27.2% हमारा जो 15 से 29 एज ग्रुप वाला है, जबकि यही 2031 में 24.1% रह जाएगा और 2036 में प्रेडिक्टेड है कि 22.7% ही यूथ हमारे पास जो 15 से 29 एज ग्रुप वाले होंगे वो टोटल पॉपुलेशन का 22.7% रहेंगे। तो इस डाटा में, इस आर्टिकल में सिर्फ यही डाटा है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और इसमें कुछ विशेष बात थी नहीं। ये अगला आर्टिकल आपका द हिंदू से ही लिया गया है, मीडिएशन बिल। ये मीडिएशन बिल इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पे सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा 2015 के यूपीएससी मेंस में, 15 या 16, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ईयर, लेकिन 15-16 में उसमें पूछा गया था आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन। तो वो काफी सिमिलर चीज है एक्ट, वो पूछा गया था, तो उसी से मिलता जुलता चीज हमारा मीडिएशन बिल है। ये वाला बिल, इसको हम लोग दो जगह पे यूज कर सकते हैं। ये जो पहला डाटा है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने सजेस्ट किया है कुछ कुछ, जो ड्राफ्ट बिल है मीडिएशन बिल का, उसमें उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी ये बात लिख सकते हैं कि वो कैसे किसी बिल का स्क्रूटनी कर रहे हैं और उसमें क्या सजेशन दे रहे हैं।
तो हम लोग डायरेक्टली उस क्वेश्चन में भी हम लोग टेबल बना के एक जगह पे साइड में डाटा के तौर पे दे सकते हैं, या फिर एज एग्जाम्पल कि क्या इफेक्टिवनेस है इनका। और जो मेडिएशन बिल है उसमें अगर क्वेश्चन के तौर पे देखें तो इस बिल पे आते हैं वापस, तो इसमें क्या अच्छा है, तो इसका जो टारगेट है कि इंटरनेशनल मेडिएशन के हब के तौर पे इंडिया को विकसित किया जाए। अभी जो है सिंगापुर में या फिर श्रीलंका में यही हमारे पास हब रहा जो कि इंटरनेशनल मेडिएशन हब के तौर पे विकसित हुआ, ज्यादातर सिंगापुर ही अभी चल रहा है। और जो है इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है कि मेडिएशन एक प्रोफेशन के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया। मेडिएशन एक्चुअली है क्या कि मान लीजिए किसी दो पार्टी के बीच में विवाद हो गया, तो बीच में आके कोई एक आदमी मसले को सुलझाए, दोनों आदमी को बैठा करके बातचीत करे, उसको सुलझाए, तो यही मेडिएशन है। मध्यस्थता अगर हिंदी में बोला जाए तो वो मध्यस्थता करके उसको सुलझाने की बात की गई। तो इस बिल में इसको एज ए प्रोफेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, और इस मेडिएटर को ट्रेन करने के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं उनके इंपॉर्टेंस को भी इस बिल में माना है कि हाँ वो इंपॉर्टेंट हैं। फिर लिटिगेशन में जाने, कोर्ट में जाने से पहले ही मेडिएशन हो जाए ताकि कोर्ट में भी पेंडेंसी का वो प्रॉब्लम ना रहे, तो उसके लिए भी ये प्रोवाइड कराता है। प्लस साथ में ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसको भी ये रिकॉग्नाइज करता है, उसको भी पहचानता है कि ऑनलाइन मोड में ही आप डिस्प्यूट रिजोल्यूट कर सकें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, तो पहला प्रॉब्लम पे आते हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल मेडिएशन अगर इंडिया में कंडक्ट किया जा रहा है तो उसको डोमेस्टिक मेडिएशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसी के अगेंस्ट चला जाएगा कि हम लोग डेवलप होना चाहते हैं एज ए हब ऑफ इंटरनेशनल मेडिएशन, लेकिन अगर बाहर का कोई भी ये चीज है और इंडिया में अगर हो रहा है उसका मेडिएशन तो उसको डोमेस्टिक ट्रीट कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है कि गवर्निंग बॉडी डज नॉट हैव ए मीडिएटर, तो इसका जो गवर्निंग बॉडी है उसमें एक जज है, दूसरा आपका एडीआर में पहले से जिनका एक्सपीरियंस हो, एडीआर होता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तो एडीआर का एक्सपीरियंस हो, और तीसरा क्या है कि जिन्होंने एडीआर में टीचिंग कराई हो पास्ट में, लेकिन जो एक्चुअल मेडिएटर हो, जो इसकी पढ़ाई करके आया है, उस चीज को जानता है, वो रोल प्ले कर रहा है, उसको इसमें जगह नहीं दी गई है। तो ये एक प्रॉब्लम के तौर पे इसका बताया गया है। फिर अगला प्रॉब्लम ये बताया गया इस बिल में कि बहुत सारे एरियाज हैं जैसे कि फ्रॉड है, तो इसको इसमें कवर ही नहीं किया गया है। तो बाद में अगर मान लीजिए कोई चीज अगर डिस्प्यूट होता है, उसको बाद में फ्रॉड डिक्लेयर करके फिर से पार्टी जो है कोर्ट में चली जाएगी, और बात तो एक ही पड़ जाएगा, फिर से कोर्ट, फिर से लिटिगेशन, फिर वही टाइम उतना ही लगना है। तो ये इसके जो ऑब्जेक्टिव है उसी को डिफीट करता है। तो ये था हमारा आर्टिकल। जो कल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसके आंसर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इस आंसर को कुछ लोगों ने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे लिख के डाला था, कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया था। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट इससे उठा सकते हैं, इस इनिशिएटिव से। तो हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया इज गोइंग थ्रू द फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो इसका जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में सबसे नॉर्मल सी बात है कि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन कर दें। तो उसके डेफिनेशन के तौर पे हम लोग देखें कि ये होता है कि अगर किसी एरिया का वर्किंग एज पॉपुलेशन वो उसकी साइड में बल्ज हो रहा है, मतलब वो पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू जो बच्चे हैं और जो ओल्ड एज हैं, दोनों के कंपेयर में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो हमारा ज्यादा है, और उसकी वजह से जो जितना हम इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल हम लोग बढ़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो वो जो पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि सारा पॉपुलेशन हमारा वर्किंग है और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है, तो ज्यादा हाथ है हमारे पास काम करने के लिए, तो उससे हम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं और ज्यादा इकोनॉमी को ग्रो करा सकते हैं। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो इसका इंट्रोडक्शन में आपने डेफिनेशन दे दिया। अब जो पहला पार्ट था क्वेश्चन में वो बोला कि इंडिया इज गोइंग थ्रू द फेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो वो स्टेटमेंट को सफाइज करने के लिए हम लोग ये डेटा यहां पे डाल सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट में, या फिर आप बार चार्ट में जा सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें आप दिखा सकते हैं। तो इसमें यह है कि 0 से 14 साल का जो
एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें हम लोग सन 2020 में हमारी पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन का 26.16% ये हमारा 0 से 14 साल का एज ग्रुप का है, जबकि 15 से 64 का जो एज ग्रुप है उसमें 67.26% पॉपुलेशन है हमारा, और मोर देन 65% देखें तो वहां पे मात्र 6.57% है। तो बीच में वो बल्ज कर रहा है, तो वही दिखा रहा है कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारे पास चल रहा है, हम लोग उसी फेज से गुजर रहे हैं। हमारे पास जो मेजर है डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है और वर्किंग हैंड्स ज्यादा हैं। तो ये उस डाटा को हमने सफाइस कर दिया। अब अगला पार्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे आप इसको इससे उठाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट यहां पे क्या है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, उसका हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, इसको अच्छा करोगे। इसके रिलेटेड जो भी आपके पास डाटा फैक्ट फिगर है उसको आप इसके अंदर में सब हेडिंग के अंतर्गत में बात लिख सकते हैं कि हेल्थ में आपको क्या करना चाहिए, एजुकेशन में क्या करना चाहिए, न्यूट्रिशन आप कैसे बेहतर कर सकते हो, वो बातें आप इसके अंदर में लिखेंगे। लेकिन एक सब हेडिंग बनाना जरूरी है, तो वो विजिबिलिटी देता है आपके आंसर में। दूसरा पार्ट है स्किलिंग का। तो स्किलिंग हम लोग ज्यादातर स्किलिंग देखते हैं सिर्फ इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल है, उस पर ही हम लोग टारगेट करके रह जाते हैं, जबकि बहुत सारे जॉब्स ऐसे हैं स्पेशली सर्विस सेक्टर में जहां की कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग अगर वर्कफोर्स प्रोवाइड कराते हैं तो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी हमको आना चाहिए, जैसे आपका जापानीज, तो जापानीज, फ्रेंच, ये सारे लैंग्वेजेज आपको उस कंट्री में अगर माइग्रेट कर रहे हो, वर्क रिलेटेड माइग्रेशन है आपका, तो वहां का लैंग्वेज अगर आपको पहले से पता होगा तो आपको काफी इजी होगा वहां पे अडेप्ट करने में। फिर अगला सजेशन, तीसरा और चौथा, ये दोनों ही सजेशन हम लोगों ने कल के आर्टिकल में देखा था, मिसिंग वुमेन वाला। उसमें उस आर्टिकल में क्या बताया गया था कि हम लोग जो है अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको अगर यूज करना चाहे, हमारे पास वर्किंग हैंड हो तो अभी यूज कर पाएंगे, जबकि 50% पॉपुलेशन हमारा जो है, जो कि अभी वर्कफोर्स से बाहर है वुमेन के तौर पे, उनको अगर हम वर्कफोर्स डोमेन में जब तक नहीं लेके आते हैं तब तक उसका पूरा पूरा हम लोग जो पोटेंशियल है डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो उठा ही नहीं सकते हैं। तो उनको हम लोग को लेके आना पड़ेगा। तो उनको लाने के लिए क्या है, उस हिसाब से आप स्किलिंग करोगे, सोशल चेंज, सोशल जो माइंडसेट है उसमें परिवर्तन, वो सारी बातें इसके अंतर्गत में लेके आएंगे। फिर अगला जो उसी आर्टिकल में सजेस्ट ये किया था कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिस क्षेत्र से मिलने वाला है, वो एरिया मिलनी यूपी, बिहार, एमपी, वहां पे पॉपुलेशन अभी राइजिंग स्टेज में है। बाकी साउदर्न स्टेट में देखें तो वो स्टेबलाइज होने लगा है। तो हम लोग को थोड़ा सा एरिया वाइज फोकस करके अप्रोच रखना पड़ेगा, जहां पे कि फ्यूचर वर्कफोर्स हमारा मिलने वाला है उस एरिया से, उस एरिया के हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, उस एरिया में हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा टारगेटेड अप्रोच रख के चलना होगा। फिर अगली बात भी उसी आर्टिकल में थी कि जो माइग्रेशन, अगर ये चीज होने वाला है कि वर्कफोर्स यहां से मिलने वाला है, तो मतलब ये है कि माइग्रेशन करना होगा। तो माइग्रेशन अगर करना होगा तो उसके हिसाब से आप इंट्रानेशनल और इंटरनेशनल, मतलब देश के अंदर और देश के बाहर, वो माइग्रेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। हम लोग उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग रखें कि कितना आदमी पॉसिबिलिटी है कि माइग्रेट करेगा। हम लोग वो आइडेंटिफाई करें वो एरिया जहां की सपोर्ट की आवश्यकता है, जैसे उसको घर की आवश्यकता है, फिर आपको बाकी सारी जो फैसिलिटीज होती हैं घर के अलावा, बच्चे का एजुकेशन, उसको न्यूट्रिशन, तो वो सारी फैसिलिटीज वहां पे भी अवेलेबल है कि नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसका प्रोवाइड कराना होगा। तो उसका आपको प्रोविजन बना के रखना होगा, उसी हिसाब से सिटीज को डेवलप करना होगा। तो ये वाला चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं अगली बात पे। अगला बात है कि सेफ्टी कवर दिया जाए। अभी क्या है कि जो हमारे कंट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट है इनफॉर्मल सेक्टर में मोस्टली, तो वो वहां पे इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी की कमी है, जिसकी वजह से कि आदमी उतना ज्यादा फ्री माइंड से काम नहीं कर पाता है, उतना इफेक्टिवली नहीं इन्वेस्ट कर पाता है बच्चों में, क्योंकि उसका पैसा वहीं पे खर्च हो जाता है जो दिनचर्या है उसमें। मान लीजिए घर में कोई एक आदमी अगर बीमार हो गया तो सारे पैसे चले गए, उसकी वजह से घर का बच्चा जो है पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये हम लोग अगर सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कराते हैं तो वो फ्यूचर जनरेशन में इन्वेस्टमेंट के लिए घर के पास पैसा कुछ छोड़ेगा। फिर अगला है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वो हम लोग दे सकते हैं कि अगर कोई आदमी अनएम्प्लॉयड है, जितने टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड है, ये सारी फैसिलिटीज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यूएस और ये सारे स्टेट्स में वहां पे उस कंट्री में मिलता है। फिर एक बात पहले कुछ 2-3-4 साल पहले की बात है,
बात बहुत ज्यादा चल रही थी यूबीआई की, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि सबको एक बेसिक इनकम दिया जाए। तो इस पे भी हम लोग एक बार विचार कर सकते हैं। ये क्या है कि इसकी वजह से होगा क्या कि आदमी श्योर रहेगा कि हाँ ठीक है, मिनिमम तो इतना मिल जाएगा, उसके बाद फिर अगर और अर्न करना है तब वो आगे काम करेगा। तो एक मेंटल जो पीस है वो हमेशा उसके पास रहेगा। फिर अगला जो बात, एक और चीज आएगा कि ज्यादा जो चीज है हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये मेजर जो चीजें हैं ये ज्यादातर प्रोवाइड करने वाला स्टेट होगा। तो इसमें स्टेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें सेंटर जो है कोऑर्डिनेशन का रोल कर सकता है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारे स्कीम्स ऐसे हैं जो कि क्रॉस मिनिस्ट्री जाएगा, कि एक मिनिस्ट्री स्पेसिफिक उसको टैकल नहीं करेगा। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वुमेन एंड चाइल्ड है, एजुकेशन है, तो ये तीन मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है। तो वो अगर इंटर कोऑर्डिनेशन तीनों मिनिस्ट्रीज में जब तक नहीं रहेगा तब तक ये अच्छे से काम नहीं करेगा कोई भी स्कीम। तो इस वजह से इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, तो जो आज का कोड था उसको हम लोग इसमें बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनके द्वारा जो कोट दिया गया है कि हम लोग जो है हर यूथ के लिए फ्यूचर नहीं तैयार कर सकते हैं, लेकिन हर यूथ को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बहुत ही इफेक्टिवली इसमें एज ए कंक्लूजन यूज कर सकते हैं। सो हमारे पास आज इतना ही है। ये अगर आपको नोट्स फॉर्मेट में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप नोट्स के लिए चैनल हमारा यूट्यूब जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।